प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 के दिन ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 के दम की इस श्रृंखला में यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने से फायदा क्या होगा आपको प्रश्न का मॉडल पता चल जाएगा, सूत्र पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षा में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता क्या है, समझिए। कहता है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 अंश है तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल दिया गया है और उसमें भुजाओं की संख्या पूछा गया है, तो बेहद आसान है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसा बताने वाला हूं कि कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो चलो देखते हैं। देखो, कभी भी किसी बहुभुज की बात करें, अब बहुभुज जो दो या दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बहुभुज कहते हैं। दो या दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। मैंने आपके सामने विभिन्न बहुभुजों को रखा है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो यह है त्रिभुज है, और यहां पर आप देखोगे तो आयत या वर्ग आप कह सकते हैं, चतुर्भुज है, और यह है पंचभुज है। यह चतुर्भुज आप कह दें, क्या कह दें भैया, चतुर्भुज कह दें। ये षटभुज कह दें, क्या कह दें, षटभुज कह दें। और ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तभुज कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, सप्तभुज है, अष्टभुज आदि सभी। यहां देखो कह रहा है कि किसी बहुभुज, किसी समबाहुभुज, समान बहुभुज, समान बहु मतलब भुजाओं वाला प्रत्येक अंतःकोण 160 अंश है। अब किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल 160 अंश अगर दे दोगे आप, जैसे यहां देखो 160 अंश आपको दिखता है, ऐसा लग रहा है 160 अंश, प्रत्येक अंतःकोण 160 अंश, 90 से ज्यादा 180 से कम वही 160 अंश होगा। अब यहाँ 160 अंश है तो हम ऐसे सीध कर देते हैं, और यहाँ पर एक सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। अगर ये 60 है 100, तो ये कितना बनेगा, 20 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो 160 हो गया, यहाँ हो गया क्या, 120। अब आपको याद क्या रखना है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। बस यही आपको याद रखना है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का या सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश। अगर यहाँ 360, यहाँ भी, यहाँ सब मिलाकर 360, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, ऐसे 20 20 अगर बनता चला जाएगा, तो 20 से अगर हम भाग दे देंगे तो 0 से 0, 2 18 में 36, यानी कितनी भुजाएं बनेंगी, 18 भुजाएं बनेंगी। 18 बार 20 20 अंश का कोण बनेगा, सवाल का उत्तर हो। बातें समझ गए ना। जैसे आप यहां देखो, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण के बारे में अगर हम बात करें तो 120 अंश है। अंतःकोण के बारे में अगर हम बात करें तो किसी समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण, भाई समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर, तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सब जानते हैं।
अब यहाँ 180 अंश है तो ये 60 और ये 60। अगर इस भुजा को बढ़ा दे तो यहाँ पर टोटल कितने अंश का कोण बनेगा? 180, और यहाँ 60 हो गया तो यहाँ कितने अंश का बनेगा? 120। अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है तो किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अगर आपको एक बाह्य कोण का मान मिल गया 120, 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36, यानी इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। बातें समझ में आ जाएंगी। तो किसी भी आकृति का अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो ये तरीका कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अगर एक बाह्य कोण का मान आ गया तो सभी भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। और एक सूत्र और यही मैं बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं। जैसे अभी आपसे पूछ ले कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपसे पूछ ले तो आपको तरीका मैं बताता हूं, बेहद आसान होगा। जैसे अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल आप लोग सभी लोग जानते हो 180 अंश होता है, और मैं आपको कैसे बता दूं कि त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं, 3 - 2 करना और 180 से गुणा कर देना। 3 - 2 बराबर 1, गुणे में 180 बराबर 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180। चतुर्भुज का भी आप लोग जानते होंगे, सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। लेकिन मैं कैसे बताता हूं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 में से 2 कम कर दो और 180 से गुणा कर दो। तो देखो 2 आ जाएगा और 2 गुणे में 180 बराबर 18 दूनी 36, 360 अंश। इसी प्रकार किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो जितनी भुजाएं दी जाए उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा करना है। जैसे यहां पर पंचभुज है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है? 5 - 2 गुणे में 180 अंश। 5 - 2 बराबर 3, 3 गुणे 180 मतलब 540, 18 तिया 54, 540 अंश। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह रेलवे का बहुत चहेता सवाल होता है, इस टाइप से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। यहां गिन लो कितनी भुजाएं हैं और इसके सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 समबाहुभुज हैं, 9 समबाहुभुज हैं। बात समझ रहे हैं? 9 भुजा है, यानी 9 भुजा से मिलकर बनी हुई, 9 समान भुजा से मिलकर बनी हुई बंधाकृति जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल आपको देना है और उत्तर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वांतर के साथ समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 अंश है तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। यहां पर क्या कहता है? कहता है एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। जैसे माना ए बी और सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें 2 समांतर भुजाएं होती हैं और कह रहा कि एक ऊंचाई भी है इसमें, और ऊंचाई भी होती है, ये आपको समझना। और इसकी 2 समांतर भुजाएं और ऊंचाई आपस में समांतर श्रेणी में है, सार्वांतर के अनुपात में है या सार्वांतर के अंतर में है। किसके सार्वांतर? 4 के अंतर में, यानी 4 4 का अंतर है। अगर कोई 4 है तो अगला 8, अगला 12, अगर कोई 8 है तो अगला 12, अगला 16, अगर कोई 20 है तो 20 4 24 4 28, इस क्रम में है। अब कह रहा यदि ऊंचाई उस श्रेणी में सबसे बड़ा पद है, यानी ये ऊंचाई सबसे बड़ा पद। अच्छा मानो इसे यक्स, तो इसे क्या मानोगे? यक्स प्लस 4, तो इसे क्या मानोगे? यक्स प्लस 4 4 8, क्योंकि यहाँ छोटी भुजा, ये उससे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा। माना कि दिख नहीं रहा लेकिन यहां माना गया, ये हो गया। अब कह रहा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल क्या दिया? तो देखो भाई, इस समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता दूं, 1/2 समांतर भुजा का योग। आपको सूत्र याद रखना है, समांतर भुजा का योग और गुणे में ऊंचाई, यही सूत्र है।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग यक्स प्लस में 4 और ऊंचाई क्या है यक्स प्लस में 8 और ये बराबर किसके है 160 के। देखो यहां दिया ना 160। अब देखो 2 बटे में है 2 गुणे में चला आया। अब यहां सरल करो यक्स 2x प्लस में 4 और गुणे में क्या आया x प्लस में 8 बराबर में 160 गुणे में 2। अब देखो यहां थोड़ा सरल करना पड़ेगा आपको। 2 एकन 2x स्क्वायर 2 अठे 16x 4 एकन 4x 4 वठे 32 बराबर में 160 गुणे में 2। अब देखो यहां 2x स्क्वायर प्लस में 16 4 20x प्लस में 32 और बराबर में यहां चाहो तो 16 दूनी 32 320 कर लो। अब देखो सभी पदों को 2 से विभाजित कर दो। 2 से कट गया 2 दहम 20 2 16 में 32 2 16 में 32। अब देखो मान कुछ आया कुछ इस प्रकार से। यहां मैं लगाने का प्रयास करता हूं आप समझिए। यहां समझिए यहां देखो 2 से कटा तो x स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में देखो ये 16 बचा 16 इधर जाके घट जाएगा 160 माइनस 16 बराबर 144 आ जाएगा और माइनस 144 होगा बराबर में 0। अब यहाँ 2 पद बनने वाले हैं आपके बराबर 0। यक्स स्क्वायर के नाते यक्स और यक्स 144 मतलब 18 अट्ठे 144 18 माइनस 8 बराबर 10 भी होना चाहिए। चलो 18 अट्ठे 144 18 माइनस 8 बराबर 10। ये मान नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह मान माइनस में आएगा, इसलिए अब आपको लेना है यक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या होगा 8। अब देखिए एक्स बराबर आपने 8 ले लिया है यक्स बराबर 8 ले लिया है तो यहाँ पर 8 रखने पर तो 8 4 12 और यहाँ पर 8 रखने पर 8 8 16 और यहाँ पर x बराबर 8 रखा। पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। तो भैया सबसे बड़ी भुजा 12 है और सबसे छोटी भुजा 8 है। तो 4 दूनी 8 4 तियां 12 यानी 3:2 के अनुपात में इनकी भुजाएं हैं। इतना बड़ा हो जाएगा भैया क्योंकि ये सवाल देखिए हम सभी सवाल एक जैसे नहीं होते हैं। सवाल में 3 प्रकार होता है। एक बहुत नॉर्मल होता है, एक मीडियम क्वालिटी का होता है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है जो समय लेता है। तो उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है। अगर सूत्र आपको याद है तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं से बनाना चालू कर देंगे आप। बात समझ गए ना। चलिए अब मैं एक बार फिर से समझाता हूं। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 समांतर भुजाएं हैं और एक ऊंचाई है। सवाल में कहता है कि इनकी 2 समांतर भुजाएं और जो ऊंचाई है ये सार्वांतर के रूप में है, 4 के सार्वांतर में है। सबसे बड़ी भुजा लंबी है मतलब ऊंचाई है, सबसे बड़ी पैमाने की ऊंचाई है। तो ये छोटी ये बड़ी ये उससे बड़ी यानी ये x तो ये x प्लस 4 तो ये x प्लस 8। अब आपको क्षेत्रफल याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का यानी इन दोनों भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई। उसके बाद रखना है तो यक्स का मान आएगा, यक्स का मान यहाँ और यहाँ रख के अनुपात में ले आना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न कहता है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी आपको समझना है। देखिए यहां पर भी आपको समझना है। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर सूर्य का उन्नयन कोण मतलब जमीन से सूर्य को देखना या फर्श से छत को देखना या जमीन से फल को देखना उन्नयन कोण कहलाता है। यानी अगर मैं कह दूं कि सूर्य यहां पर है, आपका सूर्य यहां पर है और सूर्य का उन्नयन कोण जो है यानी जमीन से क्षैतिज और सूर्य के मध्य बना कोण क्या कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। कह रहा ये उन्नयन कोण 60 अंश से घटाकर 30 अंश कर दिया जाए यानी और दूर कर दिया जाए 30 अंश कर दिया जाए। तो ऐसे में उसकी जो है छाया, किसकी छाया मीनार की छाया, यानी ये जो मीनार है अब सूर्य यहां नहीं होगा, सूर्य यहां कहीं होगा, माना सूर्य यहां कहीं होगा तभी तो उसकी छाया पड़ रही है मीनार की। अभी सूर्य के सामने खड़े हो जाएगा तो आपकी छाया पीछे पड़ने लगेगी, छोटी बड़ी जरूर पड़ेगी,
बात समझ रहे ना, इसलिए। अब देखो इसकी छाया इतनी बड़ी पहले थी, माना x मीटर, अब और बढ़ गई 40√3 बढ़ गई। बात समझ गए ना। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी यच का मान ज्ञात करो। अब यहां पर आपको सूत्र थोड़ा सा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री फलन याद रखना है, तब जाके सवाल लगेगा। जैसे यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या लगेगा, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार होता है। लंब h है, ऊंचाई है, आधार x है। पहले एक त्रिभुज से लगाएंगे, पहला त्रिभुज यहां क्या बना, ये वाला एक, फिर एक त्रिभुज यहां बनेगा ये वाला, तब इससे लगाएंगे। तो पहले से हम लगा रहे हैं कि tan 60 बराबर लंब बटे, यानी tan बराबर लंब बटे आधार होता है, और tan 60 का मान होता है √3 h बटे में x, x बटे में है, x गुणे में हो जाएगा, यानी h बराबर होगा x √3। ये है, आपको याद रखना है। क्या इतनी बात समझ गए? अब इतनी बात अगर समझ गए तो एक बार पुनः फिर से चलेंगे, फिर से एक बार चलेंगे, और tan अब की बार हम क्या लेने वाले हैं, 30 अंश। फिर से tan 30 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है h, आधार क्या है 40√3 प्लस में x है, 40√3 प्लस में x है। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और h बटे में 40√3 प्लस में x, त्रियक गुणा करा देंगे आप, तो यहां आ जाएगा 40√3 प्लस में x और बराबर h √3 हो जाएगा। बातें समझ गए ना, ये बात समझ गए। अब देखो h के स्थान पर, h के स्थान पर आप क्या रखोगे, x √3 रखोगे, तो x √3 है और पहले से √3 है। यहां देखो 40√3 प्लस में x आ गया, ये √3 मतलब √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3x हो जाएगा। ये x जाकर उधर घट जाएगा तो आ जाएगा 2x, अतः मैं कह सकता हूं कि यहाँ 2x आ गया, और इस साइड में क्या है 40√3 है, तो 2 दूना 4, यानी x का मान 20√3 आ जाएगा। x का मान क्या आने वाला है, 20√3 आने वाला है। ये बातें समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं बताऊं, ये पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर x √3 है कि नहीं है, तो h बराबर x √3, x की जगह क्या रखोगे 20√3 रखोगे, और पहले से क्या है √3 है, तो √3 √9, और √9 का वर्गमूल 3, इसलिए 20 गुणे 3 बराबर 20, 60 मीटर, और सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, 20 × 60 मीटर। अब सवाल का क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। समझ में आया ना, ये भी प्रश्न अच्छा है। साइन का मान याद रखना है, tan का मान याद रखना है, cos का मान याद रखना है। समझ में आया ना। जैसे साइन 30 अंश बराबर होता है 1/√3, साइन 45 बराबर होता है 1, साइन 60 बराबर होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2। यहां तो tan है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान क्या होता है √3। बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है राजू और रमन, अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे राजू से आरंभ करके, यानी राजू कार्य को शुरू करे। कौन कार्य को शुरू करे, राजू कार्य को शुरू करता है, राजू कार्य को शुरू करता है, और एक एक दिन अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में कार्य को करते हैं, तो कह रहा है कि कितने दिनों में, कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए भैया 2 दिन लेंगे आप, 2 दिन का कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन उससे करवा दे रहे, 1/12 कार्य, एक दिन उससे करवा दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया 2 दिन का कार्य। इनका एलसीएम होगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है। 12 से कटेगा तो 4 बार जाएगा, 16 3 48, 4 3 7/48 आ गया। ये 2 दिन का कार्य आ गया। अब ऐसा कार्य कराओ कि ये 2 चक्र ऐसे चक्र करके कुछ नियर अबाउट कार्य समाप्त हो जाए।
तो यही गुणा करो, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 सते 49, 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा। तो यहाँ 6 दूनी 12 चक्र कार्य हुआ, यानी 6 चक्र काम हुआ, 12 दिन काम हुआ। और देखो 6 × 48 यानी 7/8 कार्य समाप्त हो गया। इतनी बात समझ में आई? 7/8 कार्य समाप्त हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा है ध्यान देना। तो भैया 7 कार्य 8 कार्य में से खत्म, तो अभी बचा 1/8 कार्य। अब की बारी किसकी है? जब बराबर क्रम में काम कर रहे हैं तो एक दिन ये एक दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सते। जब सतवें दिन की बात ये है या 9वें दिन की बात ये है तो भैया 13वें दिन भी यही काम करेगा। तो चूंकि 1/12 काम, ये काम ज्यादा है, वो कम समय में काम करता है, तो पहले एक बार घटाओगे आप। 12 दिन काम हुआ, एक दिन और काम करेगा ये वाला, तो चलो घटाओगे तो एलसीएम क्या आएगा? 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24, 3 - 2 = 1/24। अब ये शेष काम है, अब करेगा कौन? ये वाला करेगा। ये करेगा तो कितने दिन में करेगा? 16 के हिसाब से, जबकि 16 1/24 से 1/24 और 1/16 दोनों में 1/24 कम है, इसलिए काम एक ही दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब देखो 12 दिन 1 13 दिन और प्लस 2/3, 12 1 13 सही 2/3 दिन में कार्य को क्या किया जा सकता है? समाप्त। ये बात समझ में आया? तो प्रश्न थोड़े मजबूत दिए गए हैं इस स्लाइड में, ध्यान रहे ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं। बात समझ में आया ना? तो लगाना है। इस सवाल का उत्तर होगा 13 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो आप सेकंडों में सवाल फटाफट लगा ले जाएंगे। बात समझ में आ जाएगा ना? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर, कितना भैया? एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भैया दूरी तय करती है तो चाल क्या बनेगी? चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय होता है, दूरी बटे में समय बराबर क्या होता है? चाल। दूरी 275 है और समय कितना है? 5, पंचम 25, 2 27 पंचम 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। कह रहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी 5 माइनस करो तो कितना बनेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो वही कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो ये बताओ समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है। दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर और चाल कितने से जाना है? 50 के, 0 से 0 पंचम 25, यानी 5 घंटा लगेगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा, मतलब 5 घंटा लगेगा, दूरी को तय कर लेगा वो। बातें समझ में आ गई ना? तो ये सवाल तो फिट है, एकदम आसान था, खटाक दे आप लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता कि सरल कीजिए। लो इतना अच्छा सवाल आया है, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा सरल कीजिए। तो सरल क्या करना है भैया? ऊपर 8 की 2 घात है तो 2 बार लिख लो, और यहाँ 3 की 3 घात है तो 3 बार लिख लो, 3 बार लिख लो। और बटे में 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। 3 त्रिक 9 से 9 खत्म, 8 से 8 खत्म, 8 त्रिक 24 रह गया, 8 त्रिक 24 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस और क्या करना है, यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 18 ज्यादा, लो 18 ज्यादा, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा, और दोनों का योग कितने के बराबर बता रहा? 32 के। तो भैया 2x बराबर 2x + 18 बराबर 32 के, 18 जाके घट जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 4 और 1 14, 2 सत्ते 14, x का मान आ गया 7। पूछा है कि दोनों में बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। अरे ज्ञात क्या करना है? 18 में 7 जोड़ देना है। 18 7 क्या हो जाता है? 25 होता है सवाल का उत्तर। 18 7 क्या होगा? 25 होगा, सवाल का उत्तर होगा। लो सेकंड में सवाल लग जाएगा। अब आप समझ जाओगे तो ठीक रहेगा। 18 घटा के 2 से भाग कर देना। ऐसा भी हो सकता है कि 32 में 18 घटाओ तो कितना आएगा? 12 में से 8 गए 4 14, 2 से भाग दे दो तो 7,
और साथ में क्या जोड़ दो, 18 जोड़ दो, 18 7 25 सवाल का उत्तर। ये तो सब अपने ऊपर है। जब आप गणित लगाना सीख जाओगे, जब आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आप कम समय में ही सवाल को लगा ले जाओगे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। देखो भाई, माना वस्तु का सीपी जो है, सीपी 100 रुपया है और 25% लाभ पर एसपी करता है, विक्रय मूल्य करता है, तो यानी 125 रुपए में बेचता है। 100 रुपए में खरीदता है, 125 में बेचता है, कह रहा है। और बेईमानी से उस बाट का प्रयोग करता है। अब बेईमानी बाट में भी कर रहा है। अरे यार, आप लोग देखते नहीं हैं, कभी कभी माप तौल में गड़बड़ियां नहीं आती हैं। बटखरा दूसरा लगाया जिसमें वजन ज्यादा है, आपसे सामान लेते समय बटखरा लगा दिया वजन वाला, और जब आपको सामान देना हुआ तो हल्का वाला दे दिया, लगा कर दे दिया। पहले के समय में बहुत होता, अब तो जब से इलेक्ट्रिक मीटर चलने लगा है तो थोड़ा सा कम हो गया। इलेक्ट्रिक मीटर में भी सेटिंग कर देते हैं, पता नहीं कैसे लोग, लेकिन अब कम होने लगा है। अब देखो क्या है, 100 रुपए का सामान 125 रुपए में बेच रहा है। कह रहा जो गलत बाट का प्रयोग करके वास्तविक बाट से 30% कम दे रहा है, कम है। तो अच्छा, 100 रुपए का सामान, माना 100 रुपए का सामान 1000 ग्राम, तो 30% का मतलब 700 ग्राम, तो 700 ग्राम 70 रुपए का। तो सीधे आप समझो कि अब आपको जो 70 रुपए का सामान दे रहा हो, यानी 70 रुपए का सामान दे रहा है और बेच रहा कितने में, 125 रुपए में, तो फायदा कितने का ले रहा, 55 बटे में 70 गुणे में 100 बराबर कुल फायदा उसका। देखो 0 से 0 खत्म, यहां आ जाएगा 550 बटे में 7, तो 7 7 49, 6 मतलब 7, 60, 7 बटे 56, 4 60, 40, 7 पचे 35, 5 7 7 49, यानी 78.57% का क्या ले रहा, फायदा ले रहा। 18.57% का क्या ले रहा, लाभ ले रहा, डायरेक्ट पूरा 78% का लाभ ले। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला कह रहा है कि ये लो, बहुत अच्छा सवाल, बार बार आपकी परीक्षा में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऐसा सवाल पिछली स्लाइड में भी बताया गया था। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 35 गुणे 35 बटे में क्या लिखना आपको, 40 बराबर यक्स आ जाएगा। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद क्या रहेगा, 40 गुणे में रहेगा कि नहीं रहेगा, 40 बटे में चला जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 5 बटे 40, 5 सते 35, 7 पचे 35 के 5 हासिल आए। देखो किस में 5 है, इसमें है, सवाल का उत्तर हो जाए। 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 3 24, और बटे में क्या लगाना है, 8, और जो ऑप्शन है आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार से तो सवालों को लगाना है। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, इसी नियम के आधार पर यह सवाल लगे। बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी समूह में पुरुष और महिलाएं, किसी समूह में कह रहा है, किसी समूह में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उसमें 40 पुरुष 40% पुरुष है, तो एक काम कर लेते हैं, माना समूह में लोग कितने हैं, 100 लोग हैं, और इसमें अगर 40% पुरुष हैं तो 40 पुरुष मान लेते हैं, और 35% महिलाएं हैं तो 35 महिला मान लेते हैं, और शेष बच्चे, यानी बचेगा कितना, 40 30 70 5 75, 25 बच जाएगा, 25 बच्चे हो जाएंगे। कह रहा इन सबका औसत वजन दिया है 70, तो भैया 70 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि योग बराबर क्या आता है, संख्या गुणे औसत, औसत गुणे संख्या बराबर योग। और महिलाओं का औसत वजन कितना है, 60, बच्चों का औसत वजन कितना है, 30। सबको पहले गुणा कर लो, 7 चौक 28, 2 0, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 2 0, और 25 3 75, 750। ये सबका वजन आ गया है। एक का वजन कितना आया, 2800 पुरुषों का, महिलाओं का कितना आया, 2100, बच्चों का कितना आया, 750, और कह रहा टोटल औसत। देखो समूह का औसत वजन ज्ञात करो, उस समूह का औसत, तो भैया जोड़ लो पहले, 5 8 8 7 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5। कितने लोग थे अभी बताओ, कितने लोग मैंने माना था, 100 लोग। 100 से भाग दे दो, 2 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी 56.50 या 56.5 किलोग्राम उन सभी का क्या है,
56.5 किलोग्राम, 2 ऑप्शन हो गया है, तो मैं एक ही ऑप्शन लगाता हूं, बात समझ रहे हैं। और आपका आयोग, ये ग्राम है ना, किलोग्राम, ये ग्राम दिया भैया, ठीक है, पहला ही सही है। यहां देखो 56.5 किलोग्राम और यहां क्या दिया है, 56.5 ग्राम दिया है। ये सब आंकड़े किस में है, किलोग्राम में। तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। यहां देखो बहुत छोटा सा मामूली सा अंतर है। अगर ये ग्राम ऊपर दिया होता, देखो कितना अच्छा है। अगर यही मान लो, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऑप्शन से बहुत गलती हो जाती है, ऑप्शन से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर यहां आपको क्या दिया गया होता, ग्राम, और यहां क्या दिया गया होता, किलोग्राम। मान लो मैं उल्टा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं उल्टा कर दे रहा हूं, आपको समझना है। यहां आपको क्या दिया गया हो, ग्राम दिया गया हो, और यहां क्या दिया गया हो, किलोग्राम दिया गया हो। तो बहुत जल्दी आप मत दिखाइएगा, बहुत जल्दी मत दिखाइएगा, नहीं तो आता हुआ लगाता हुआ, इतना अच्छा सा लगाने के बाद भी आपने क्या कर दिया, इसे टिक कर दिया, जो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। और लगाना क्या है आपको, किलोग्राम लगाना है। क्या लगाना है, क्योंकि सारे आंकड़े किलोग्राम में दिए गए हैं, इसलिए 56.5 किलोग्राम सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना। लेकिन आपको पहला ही ऑप्शन किलोग्राम में दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा समस्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में आपको 10 और महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 को पूछे गए प्रश्नों से हल करवाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।